हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी कवर करने के सेशन में आज हम लोग कई दिन बाद फिर एक बार मिल रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था और चैप्टर नंबर 3 के बाद आज हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 4 और 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 को इवन हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। इसमें केवल ये बताया गया कि मानचित्र कैसे बनते हैं और मानचित्र में कैसे चीज़ों को निर्धारित किया जाता है। तो आई होप ये बहुत कॉमन सी बात है और आप में से मैक्सिमम लोग इसको जानते होंगे। इवन फिर भी अगर आपको इसमें कोई असुविधा हो रही है तो आप सीधे मुझे मैसेज कर कमेंट बॉक्स में या मैसेज में बताएंगे तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि उसके भी एक वीडियो अपलोड कर दूँ। फिलहाल अभी के लिए हम लोग सीधे चैप्टर नंबर 5 की ओर मूव कर रहे हैं, जिसमें पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में बताया गया है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल या पृथ्वी में कितने परिमंडल हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि पृथ्वी जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है, जहाँ जीवन है। हालांकि मंगल पर भी स्थित खोजा जा रहा है, लेकिन अभी के लिए जो प्रेजेंट की स्थिति है, जो अभी की वस्तु स्थिति है, वो यही है कि मंगल के अलावा पृथ्वी पर ही एकमात्र ऐसी स्थिति है जहाँ पे जीवन संभव है। मानव यहाँ जीवित इसलिए रह सकता है क्योंकि मानव जीवन के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं या आवश्यक तत्व हैं, जैसे सबसे पहली चीज़ हुई कि भूमि और उसके अलावा जल और हवा। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं और इनकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है एकमात्र ऐसी यूँ कह सकते हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे ये तीनों अवस्थिति मिलती है। भूमि तो हर जगह मिल जाती है, संभावित है कई जगह वायुमंडल भी मिल जाए, लेकिन हर जगह जो है वो जल की उपस्थिति नहीं होती, इसलिए पृथ्वी पर ये तीनों संभावित तीनों मिल जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी पर जीवन संभव है। जो 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, ये जो भूमि, जल और हवा, ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और जिस पर हम रहते हैं पृथ्वी का ठोस भाग उसे भूमंडल कहा जाता है। ये बहुत सामान्य सी बात है, आप समझते होंगे। जहाँ हम निवास करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, वो भूमंडल। और जो हमारे वायु जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर से एक गैसों का आवरण होता है, वो जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहता है, ये यूँ कहें कि हमें भी चारों ओर से घेरे रहता है, वो एरिया उसे कहा जाता है वायुमंडल। अब यहाँ पे बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और अन्य जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या नाइट्रोजन हो गए, नियॉन हो गई और बाकी सारी तमाम गैसें जो है जो अवेलेबल होती हैं वो वायुमंडल में सारी पाई जाती हैं। बहुत सारी गैसें होती हैं, ठीक है। हम उसके बारे में आगे जब क्लासेस में और डिटेल में जाएंगे तो डिस्कस करेंगे कितने मात्रा में क्या पाई जाती हैं। फिलहाल अभी हम चूँकि हमारा जो फोकस टॉपिक है वो है प्रमुख परिमंडल, तो हम वहीं तक बात करेंगे। तीसरी स्थिति जो है वो एक बड़े भाग जहाँ पे जल पाया जाता है उसको जलमंडल कहते हैं। और जल की जिसमें सभी अवस्थाएं हैं, जैसे बर्फ भी मिल जाती है, जल भी मिल जाता है और जल वाष्प भी मिल जाता है। आपको पता होगा कि पदार्थ की टोटल 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, है ना। तो ठोस में आपको बर्फ मिल गई, द्रव में आपको जल मिल गया और तीसरा जो है वो गैस है, तो गैस पोजीशन में जल वाष्प मिल गई, ठीक है। तो ये स्थिति यहाँ पे पृथ्वी पे बनती है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं और जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। मतलब जहाँ हम रहते हैं आमतौर पे, ये उस जगह की बात हो रही है। यहाँ पे छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो कि इम्पॉर्टेंट है। लिथास का मतलब है पत्थर, एटमॉस का मतलब है वाष्प और ह्यूडर का अर्थ है जल। मैंने आपको पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में बात करी। और बायोस का मतलब होता है जीवन। जहाँ पर ये तीनों अवस्थाएं मिलती हैं वहाँ पर आपका जीवन संभव माना जाता है या संभव हो सकता है। बात करते हैं एक एक करके भूमंडल की। पहले भूमंडल, जो मतलब मैंने आपको बताया कि जो ठोस भाग होगा उसे भूमंडल कहेंगे। इसमें जैसे भूपर्पटी हो गई, मतलब मिट्टी की पतली परतें, इन सब का जुड़ाव होता है और इनसे ही बनी होती हैं, ठीक है। इनमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के पोषक तत्व यहाँ से मिलते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के जीव के पनपने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पृथ्वी सतह को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा जा सकता है। पहला है स्थलीय भूभाग, जहाँ स्थलीय भूभाग, और दूसरा जो है वो जहाँ पे जल है या जलीय भूभाग। तो स्थलीय भूभाग को आपने कहा महाद्वीप और जलीय भूभाग को या जलाशयों को आपने कहा कि महासागर, ठीक है।
विश्व के सभी महासागर देखा जाए कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जैसे पृथ्वी की सतह हर जगह समान नहीं होती, वैसे समुद्री जल का तल तो सभी जगह समान होता है, और इसीलिए स्थल की ऊंचाई हमेशा समुद्र तल से मापी जाती है। ठीक है, समुद्री जल का तल जो ऊपरी सतह होती है वो सभी जगह समान होती है, लेकिन अगर हम गहराई पे बात करें तो वहाँ भी बड़े बड़े गड्ढे और अनेक तरीके के रीजस पाए जाते हैं। तो वह लाइक तली समान नहीं होती, ठीक है, लेकिन समुद्र का ऊपरी तल जो है वो समान होता है। पृथ्वी में क्या है कि कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, इस ऐसी स्थिति बनती है। तो हम जब भी ऊंचाई का माप करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि एवरेस्ट जो है 8848 मीटर ऊंचा है, तो ये कहाँ से 8848 मीटर ऊंचा है? आप कहेंगे कि ये समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, समुद्र तल को समुद्र तल को कहा गया, ये जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र तल है, तो यहाँ से इसे मान लिया गया कि ये 0 मीटर, इसी को मानक मान के, और उसके बाद हमने जितने ऊपर हम चलते गए उसी हिसाब से स्थल की ऊंचाई मापते चले जाते हैं। ये इमेज देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें कंफर्म होंगी। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है आपके सामने, अगर हम बात करें महाद्वीप की या स्थलीय भाग की, तो एक उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये कुल मिला के आपके पास 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप महासागर देखेंगे तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, और फिर दक्षिणी महासागर, और उसके बाद यहाँ पे आर्कटिक महासागर। तो कुल मिला के 5 महासागर हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, 7 महाद्वीप और 5 महासागर मिलके ये जो है पृथ्वी का परिमंडल जो पूरा बना हुआ है, और संपूर्ण विश्व जिसमें हम रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ यहीं से डिफाइन होती हैं। आगे देखेंगे हम इसके बारे में। अब जैसा मैंने अभी आपको समझाया था कि विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट जो है वो 8848 मीटर ऊंचा है, मतलब जो है समुद्र तल से उसकी ऊंचाई जो है 8848 है। और वैसे ही सबसे गहरा भाग जो है वो प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त नाम से जाना जाता है, जिसकी गहराई जो है वो लगभग 11 किलोमीटर, या यूं कहें कि 11,022 मीटर है। ठीक है, अब पृथ्वी यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है, क्या आपने कभी कल्पना की है समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? मतलब ये थोड़ा सा सोचने में एक समय के लिए, अगर आप आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो आपके लिए थोड़ा सा एक सोचने वाली स्थिति बन जाती है। हालांकि अभी आपने चूंकि पहले पढ़ ही रखा होगा, आप रिवीजन के तौर पे चल रहे हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं बनती है। महाद्वीप में मैंने आपको बताया कुल मिला के 7 महाद्वीप हैं, जो बेसिकली जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं। ये हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, आप ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा भूभाग, जैसे ये मैंने आपको बताया था पिछले क्लासेस में कि यहाँ पे आपको स्थिति बनेगी। देखिए, ध्यान से देखिए इसको थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपको मैंने बताया था 0 डिग्री लाइन है या विषुवत रेखा है। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो हो गया ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर कॉन्टिनेंट जो है, या ज़्यादातर जो महाद्वीप है, वो महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो है वो आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। जैसे उत्तर अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का भी कुछ भाग, अफ्रीका का आधा से ज़्यादा भाग, यूरोप पूरा पूरा, एशिया पूरा पूरा लगभग। ठीक है, केवल ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका एकमात्र दो ऐसे जो है महाद्वीप हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, वरना अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति बनती है, यही बात वहाँ पे लिखी गई है जो मैंने आपको अभी समझाई। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये देखिए कि स्थल का एक बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और भारत चूँकि एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में जो है हम भी रहते हैं। ये पृथ्वी के कुल इतिहाई का लगभग क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग है, और सिंपल सी बात है कि ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आप ये ध्यान रखें, जैसे ये मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला जो है ये नॉर्थ है, ये है साउथ। ठीक है, ऐसे ही ये वेस्ट है और ये है ईस्ट।
तो जो है एशिया जो है वो ईस्ट पार्ट में है, मतलब इस उत्तर पूर्वी वाली स्थिति में है। ठीक, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और पश्चिम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूराल पर्वत इसे यूरोप से अलग करता है। ये स्थिति आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है यूराल पर्वत और ये है पूरा पूरा एशिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ 0 डिग्री से एक पार्ट बांट दें तो ये जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कई कुछ जगहों पे ऐसा लिखा मिलता है कि यूरोप और एशिया को संयुक्त भूभाग के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे कि आप देखें कि ये दोनों इन किसी महासागर से अलग नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ के देखते हैं तो यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहा जाता है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, हालांकि यूरोप को देखा जाए तो एशिया से बहुत छोटा है ना, और महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अगर आप एशिया से स्थिति देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये इस पार्ट में कहीं स्थित पड़ेगा, लाइक एशिया के पश्चिम में। ठीक है, और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। मतलब किस किस तरफ से, अगर आप ध्यान से देखें तो ये किस तरफ से, देखिए एक तो यहाँ भूमध्य सागर वाला जल है, इधर आर्कटिक महासागर, मतलब आप उत्तर से ये घिरा हुआ है और दक्षिण से ये घिरा हुआ है, साथ साथ ये पश्चिम से भी घिरा हुआ है। ठीक है, तो 3 तरफ से ये जल से आपको घिरा हुआ दिखेगा। ऐसे ही अफ्रीका जो है वो एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है और इक्वेटर या जिसे आप 0 डिग्री अक्षांश कहें, इस महाद्वीप के लगभग लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। आप इसे ध्यान से देखें, यहाँ पे जो है देखिए ये लाइन लगभग लगभग बीच से जा रही है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैंने आपको दशाएं पहले से दिखा दी हैं। ठीक है, ये ध्यान देंगे कि यही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, मतलब तीनों जो काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश काल्पनिक रेखाएं, जो तीनों प्रमुख रेखाएं हैं वो यहाँ से तीनों गुजरती हैं। ठीक है, ये कैसे क्वेश्चन फैक्चुअल तरीके के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हालांकि यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट भले ही दे के पूछ ले, वरना ऐसी स्थिति बनती नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी बात है और यूपीएससी कॉमन पे जाता है बट इतने कॉमन पे भी नहीं जाता। हालांकि अगर आप ध्यान से ना देखें तो ये गलती हो भी सकती है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसमें यह मतलब आपको अफ्रीका ऐसा महाद्वीप होगा। ठीक है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप होगा जिसमें तीनों रेखाएं आपकी गुजरेंगी। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है और यही जो है वो अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका में आमतौर पे महाद्वीप के पश्चिमी भागों में ये ऐसे रेगिस्तान पाए जाते हैं। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। अगर आप इसको मानचित्र में देखेंगे 5.1 बोल रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये देखिए इधर आपको उत्तर में भूमध्य सागर दिख जाएगा, इधर हिंद महासागर दिखेगा आपको, इधर अटलांटिक मिलेगा, नीचे आपको साउथ दक्षिणी महासागर मिल जाएगा। तो ये ध्यान से देखेंगे तो ये चारों तरफ से आपको समुद्री और महासागरों से घिरा पाएंगे। ठीक है, हाँ एक बात ये भी ध्यान रखें कि विश्व की सबसे लंबी नील नदी यहीं अफ्रीका से होकर गुजरती है। और अब यहाँ पे इसने पूछा है कि अफ्रीका में मानचित्र में देखिए, बताइए कर्क, मकर और विषुवत वृत्त किन किन भागों से होकर गुजरते हैं। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखें तो फिर हम उस पर देखेंगे। और फिर फिलहाल आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ें आपको ज़रूर एग्ज़ाम में काम आएंगी। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, ये दक्षिण अमेरिका की सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाली स्थिति जो है ये ये सक्रिय स्थिति से जुड़ा हुआ है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ना, और दक्षिण अमेरिका की एक सक्रिय स्थल संधि से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप ध्यान से देखेंगे भारत के बारे में बताया गया कि ये जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में भी एक जल संधि है। ठीक है, हालांकि इसका माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है कि भगवान राम ने एक सेतु बनवाई थी जो है, और वो श्रीलंका तक जाती थी सीता माता को लाने के लिए। तो माइथोलॉजिकल वे में न जाके हम अभी सिर्फ ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे स्थिति यही है कि यहाँ भी जल संधि है। ऐसे बहुत सारे देशों में ऐसी स्थिति बनती है जो एक दूसरे से स्थल संधि से छोटे छोटे माध्यम से जुड़े हुए हैं। चौथा महाद्वीप है जो वो है दक्षिण अमेरिका का, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मैंने बताया था कि इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो कुछ ऐसे ही होता है। तो ये वाला एरिया जो है, ये मैक्सिमम पार्ट जो है वो पूरा दक्षिण गोलार्ध, ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है, तो आपको इस तरीके से दिखेगा
ठीक है। इसके पूर्व और पश्चिम में 2 महासागर दिखेंगे आपको, इधर प्रशांत दिखेगा, है ना, और इधर अटलांटिक। तो यही कौन 2 महासागर हैं ये आपको लिखना था, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज, ठीक है, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, कुछ इस तरीके से दिखेगी, एकदम लाइन से बनती हुई जाती है, आप ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन बहती है, अमेजन रिवर जो है वो यहीं प्रवाहित होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसे पूरी तरह मतलब ये पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और चारों ओर से महासागर और समुद्रों से घिरा हुआ है। कई बार इसे द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे, द्वीपीय महाद्वीप। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे देखने को ये मिलेगा, ठीक है। इसके चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा, इधर प्रशांत महासागर, इधर हिंद महासागर, ठीक है, इन्हीं का जल चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि बेसिकली दक्षिणी गोलार्ध में, यूँ कहें कि लाइक दक्षिणी गोलार्ध की सतह पर स्थित है। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है ना, ये दक्षिणी ये अंटार्कटिका कहा जाता है। और कहते हैं, लाइक कहते नहीं, दक्षिणी ध्रुव जो है वो इस महाद्वीप के बिल्कुल मध्य में स्थित है, ठीक है। और ये आमतौर पे चूंकि दक्षिणी ध्रुव में है, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें, ऐसा मैंने आपको बताया था कि बहुत कम पहुँच पाती हैं, तो यहाँ पे हमेशा मोटी बर्फ की परत है, तो मानव जीवन जो है वहाँ पे संभव नहीं है। यहाँ केवल शोध केंद्र हैं, ठीक है, कई कई देश हैं जिन्होंने अपने शोध केंद्र बना रखे हैं वहाँ पे, ठीक है। और उसमें से भारत के भी 2 शोध संस्थान जो हैं वो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नाम से हैं, ठीक है। चलते हैं दूसरे पार्ट में, जिसको हमने कहा जलमंडल। जलमंडल में ध्यान देने योग्य बात यह है कि पृथ्वी को अक्सर नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट जो है पृथ्वी का वो जल से घिरा हुआ है, कहें जिसमें जल पाया जाता है। 71% पार्ट जो है वो आपको जल में मिलता है, और केवल 29% जो है वो आपको मिलता है स्थल का। तो इसलिए जब आप बाहर किसी और ग्रह से देखते हैं तो लाइक पृथ्वी जो है वो नीली नीली कलर की नज़र आती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जल, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि सभी रूपों में अवस्थित है, लाइक उपस्थित है। तो अब उसमें नदियाँ भी हैं, झीलें भी हैं, हिम नदी भी है, लाइक बर्फ़ के रूप में भी जल है, भूमिगत जल भी है, जल वाष्प की मात्रा में भी जल अवेलेबल है। तो सभी प्रकार की जल अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। पृथ्वी में पाए जाने वाले 97% जल का अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, और ये इतना अधिक खारा होता है कि ये पीने योग्य नहीं होता। इसीलिए देखिए हमारे पास जो है 97% से ज़्यादा तक पानी होने के बावजूद भी हम लोग लाइक पूरा विश्व जो है वो कहीं ना कहीं जल संकट से जूझता रहता है अक्सर। ये एक लाइक इसमें एक कार्डबोर्ड बनाने को दिया गया है, ये छोटे बच्चों के लिए रहा होगा मेरे ख्याल से, वो लोग पढ़ेंगे तो ये इसको देखेंगे, आप इसे देख सकते हैं कि कैसे इसका क्षेत्रफल और बाकी सारी चीज़ें निकालने के लिए काम किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत खारा है, तो इसलिए मानव उपयोग में बहुत कम ही आता है, लाइक बहुत कम इस्तेमाल हो पाता है। बाकी जल का बड़ा भाग जो है वो बर्फ़ की परत, हिम नदी और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। हम जिस जल को पीते हैं वो आमतौर पर भूमिगत जल ही होता है ना। इसके अलावा कुछ हद तक जो है भूमिगत जल की स्थिति जो है वो 0.03 समवेयर इतने % है, तो इसलिए जो है ये हम जल संकट से अक्सर जूझते रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत कम लवण जल के रूप में पाया जाता है, और जो ही मनुष्य के इस्तेमाल में आता है, ठीक है। इसीलिए हम नीले ग्रह में रहने के बावजूद पानी की कमी महसूस करते हैं। अगला है पार्ट जो है वो महासागर के बारे में दिया गया। ये जल मंडल का मुख्य भाग है, मैंने बताया था कि आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और खास बात ये है कि इनका जल जो होता है वो हमेशा गतिशील रहता है, जिसका इस्तेमाल भी किया जाता है अलग अलग तरीके से। तो इसमें जो तरंगे होती हैं, ज्वार भाटा होते हैं, या महासागरीय धाराएं होती हैं, आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे जब आगे के क्लासेस में चलेंगे। फिलहाल अभी हम सिर्फ नाम से परिचित हो जाते हैं कि तरंगे जो होती हैं, ज्वार भाटा जो होते हैं, महासागरीय धाराएं जो होती हैं, ठीक है। ये जल की प्रमुख 3 गतियां हैं, और इनको जो है आकार के आधार पर बांटा गया है 5 महासागरों में, जिसमें प्रशांत, अटलांटिक, हिंद दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर है। मैंने आपको जो है इस वाले फिगर में दिखाया था, देखिए प्रशांत, ठीक है।
आगे देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, ठीक है, इसलिए सबसे बड़ा भी है। और जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी 11,022 मीटर जो है गहरी एक ट्रेंच है, एक गर्त है जिसका नाम है मेरियाना गर्त, और ये पृथ्वी का सबसे गहरा भाग इसी महासागर में स्थित है। आमतौर पे देखने में ये वृत्ताकार तरीके से लगता है, और इसके चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो एक तरफ एशिया दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, उत्तर और दक्षिण अमेरिका दिखेगा, ठीक है। अटलांटिक महासागर जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महासागर, देखेंगे ध्यान से तो ये इस तरीके से दिखेगा, जैसे आप मेन फिगर में देखेंगे अगर इसको, तो ये वाला अटलांटिक महासागर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एस आकार का दिख रहा है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ये एस आकार से देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके दक्षिण पश्चिम किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है, जबकि पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका, ठीक है। इसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुलित है, मतलब बहुत छिछली है, कहीं जो है कहीं बहुत ज़्यादा गहरा है, कहीं बहुत खड़ी सी स्थिति है, बहुत छिछला टाइप का है, या यूँ कहें कटा पिटा है, बहुत सारा कटा पिटा है आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी स्थिति जो है वो चूँकि पत्तन के लिए सबसे आदर्श स्थिति मानी जाती है, इसलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्ततम महासागर है। कौन सा? अटलांटिक, ठीक है। और जितने भी खासकर जितने भी बंदरगाह जो बहुत व्यापार में प्रसिद्ध हैं, उसमें जो है मैक्सिमम देखेंगे तो आपको अटलांटिक महासागर पे ही स्थित दिखेंगे, ठीक है। हिंद महासागर के बारे में बात करते हैं तो ये एकमात्र ऐसा है महासागर जो किसी देश के नाम पर रखा गया, मतलब ये भारत के नाम पर रखा गया। ये देखने में अगर आप इसके आकार की बात करें तो ये त्रिभुजाकार देखने को में लगता है, ठीक है। एक तरफ एशिया, एक तरफ जो है अफ्रीका, और एक तरफ ऑस्ट्रेलिया दिखता है इसके, ठीक है। फिर दक्षिण महासागर अगर आप ध्यान से देखें तो चारों ओर आर्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से, मतलब अगर नीचे वाली स्थिति देखें तो वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। अब इसमें महासागरों को कैसे डिवाइड किया जाता है या उनकी जलास्थिति कैसे डिवाइड की जाती है, हम इसके बारे में बात करेंगे आगे की क्लासेस में। अभी हम सिर्फ यूँ समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट पे बात ना करके सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं, ठीक है। आर्कटिक महासागर को देखेंगे तो ये उत्तर ध्रुव में है और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। जैसे ये दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के है, वैसे ही ये आर्कटिक महासागर जो है वो उत्तरी ध्रुव वृत्त के आसपास फैला हुआ है, ठीक है। ये प्रशांत महासागर से एक छिछले जल वाले सकरे भाग से जुड़ता है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि उत्तर अमेरिका उत्तरी तटों यूरेशिया से घिरा हुआ है, ठीक है, क्लियर। फिर आगे बात करेंगे वायुमंडल की, जो कि हमारा तीसरी अवस्थिति है, ठीक है। तो वायुमंडल में अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के जैसा कि मैंने बताया था कि पृथ्वी जो है वो चारों गैस के परतों से घिरी हुई है, और हम उसी स्थिति को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। और यह पतली ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। आमतौर पर यह ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, तथा हम सूर्य की कुछ जो हमारे पास सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे जो है वायुमंडल ही बचाता है हमको, ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर तक माना गया है, और उसके आधार पे से 5 परतों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। क्षोभ मंडल ये जो है नीचे वाली स्थिति, फिर समताप, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और ऊपर जब आप जाएंगे आयन मंडल से ऊपर तो ये सबसे बहिर्मंडल की स्थिति बन जाती है, ठीक है। इसका डिवाइडेशन कैसे होता है या इसकी कितनी दूरी तक फैला हुआ है, ये हम जो है आने वाले चैप्टर्स में और अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया नहीं गया तो हम उस पर बहुत ज़्यादा जाते नहीं, हमें ऑलरेडी डिस्कस करना है तो हम उसे जो है अभी के लिए स्किप करते चल रहे हैं, ठीक है, ताकि हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कैसे है, कहाँ कौन से कितने किलोमीटर तक कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब कौन सा पाया जाता है। आमतौर पे देखा जाए तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तथा साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है। सबसे ज़्यादा 78% ऑक्सीजन है, उसके बाद 21% जो है वो आपको माफ़ कीजिएगा, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी जो गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ठीक है, इन सब की मात्रा टोटल मिला के 1% होती है। सांस लेने के लिए प्राणियों के लिए सबसे ज़रूरी जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। और जबकि नाइट्रोजन की बात करें तो ये वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चूँकि देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अभी तो बहुत कम देखने में लग रही है, जैसे 1%
से भी कम रही होगी, क्योंकि मैंने 1% में आपको बता दिया कि बहुत सारी गैसें हैं, तो 1% से भी कम है। लेकिन ये पृथ्वी जो है पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती रहती है, इसलिए पृथ्वी जो है वो गर्म होती रहती है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग, आपने बहुत टर्म्स सुने होंगे ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। तो हालांकि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये जो ऊष्मा छोड़ी जाती है अवशोषित करती है, इससे पृथ्वी लगातार गर्म होती रहती है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोल रहा है। ठीक है, यह पृथ्वी के वृद्धि पौधों में वृद्धि के लिए भी आवश्यक होती है। ऊंचाई के साथ साथ अगर आप देखें तो वायुमंडल में घनत्व में भिन्नता आती जाती है। ठीक है, समुद्री स्तर पर सबसे अधिक, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो घनत्व जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कि जैसे जैसे आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे सांस लेने में कठिनाई होती है। उसका जो मुख्य कारण उसके पीछे का वो यही है कि हवा के घनत्व में कमी हो जाती है और सांस लेने में वहाँ पे कठिनाई होती है। तो अक्सर आपने देखा होगा जब भी किसी पर्वतारोही को, तो वो आमतौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं साथ में, ताकि उन्हें जब भी कोई दिक्कत हो तो वो उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अब जैसे जैसे ऊपर चलेंगे वैसे वैसे तापमान भी घटता जाता है। ठीक है, और हर 1 किलोमीटर में 6 डिग्री तापमान आमतौर पे घटता जाता है। तो इस वजह से जो है अगर हम देखें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है तापमान में भी अंतर होता है, और उसी के साथ साथ दबाव में भी, दाब में भी अंतर होता है। कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक दाब होगा, और जबकि कुछ क्षेत्रों में देखेंगे तो आप बहुत निम्न दाब की स्थिति बनती है। वायु का जो प्रवाह होता है वो हमेशा उच्च दाब से, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है, और इसी स्थिति को जो है आप कहते हैं कि ये पवन कही जाती है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट जो है वो जीवमंडल से है। मैंने कहा आपको कि जैसे जल हवा के बीच का एक सीमित भाग जहाँ प्रजातियों के लिए जीवन संभव है, जीवन मौजूद है, तो उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, जीवमंडल। ठीक है, बहुत सारी जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे सूक्ष्म जीवों से बाक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी तक पाए जाते हैं। इवन हम लोग भी इसी में रहते हैं और एक दूसरे से जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, 2 भागों में बांटा जाता है, जंतु जगत एवं पादप जगत। ठीक है, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये तीनों जो है आपस में परस्परिक क्रिया करते हैं, तो एक दूसरे को किसी न किसी रूप में हमेशा प्रभावित करते हैं, क्योंकि एक ही साथ जुड़े रहते हैं, तो ये आमतौर पे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर उदाहरण दिया गया है कि लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो ढलुआ मिट्टी पर कटाव तेज होता है। इसी प्रकार जैसे जो प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप होता है, भूस्खलन होता है, तो ये सारी स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस स्टडी दी गई है कि जो है सुनामी के अंडमान निकोबार कुछ पार्ट जो है वो डूब गया। ठीक है, पानी में डूब गया। ऐसी स्थिति लगातार आप न्यूज़ में सुनते ही रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ध्यान देंगे तो झीलों और नदियों का दूषित प्रवाह, पदार्थों का प्रवाह होने के कारण उनका जो है जल मानव इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। ये जल अक्सर क्या होता है, दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचा ही देता है। ठीक है, सिंपली आगे बात करेंगे तो उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों और गाड़ियों के उत्सर्जी पदार्थों, ठीक है, इनके माध्यम से भी प्रदूषण होता है। जैसे आप जो है गाड़ियों से धुआं निकलता है या उद्योगों से धुआं निकलता है। ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्र से जो कोयले की राख निकलती है, ऐश फ्लाई ऐश होता है, तो वो सब दिक्कत करता है। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण घटक के तौर पर माना जाता है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ जाती है तो पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि होती रहती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था ग्लोबल वार्मिंग, इसी को भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसलिए हमारा ये नैतिक कर्तव्य है, और ये कह सकते हैं कि हमारे जो है, अगर हम एथिकल देखें, हाँ नैतिक कर्तव्य अगर देखें तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम इन तीनों के बीच में एक प्राकृतिक संतुलन बनाए रखें, ताकि हम इनका प्रचुर तरीके से उपयोग भी कर पाएँ, और आने वाले भविष्य के लिए भी हम इस पृथ्वी को बचाए रख सकें। ठीक है, तो हम यहीं पे इस सेशन को इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। आप एक बार इसे क्विक रिव्यू के तौर पे देखिएगा, आपको ये कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर कोई आपका सुझाव है तो वहाँ कमेंट बॉक्स में उसका स्वागत है। अभी के लिए यहीं तक, अगली क्लास में मिलेंगे फिर अगले वाले चैप्टर के साथ। ठीक है, धन्यवाद।